आज मैं एक हॉरर शो को समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चैनल 0 बूचर्स ब्लॉक। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें और ख्याल रखें। ल्यूक नामक एक पुलिस अधिकारी एक मानसिक अपराधी को गिरफ्तार करता है और उसे एक अन्य कैदी के साथ एक सेल में बंद कर देता है। फिर वह दिन भर गश्त की अपनी ड्यूटी जारी रखने के लिए सड़कों पर वापस चला जाता है। कई घंटे बाद जब ल्यूक स्टेशन लौटता है तो वह एक रीढ़ को कंपाने वाला दृश्य देखता है। वह मानसिक अपराधी अपने साथी कैदी के अंग खा रहा है और आनंद से हाँफ रहा है। यह सब कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ था जब एलिस वुड्स, एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता जो अभी गैरेट टेक्सास में आई है, उसका सहकर्मी नेथन उसे शहर की शहरी दंत कथाओं के बारे में संक्षेप में जानकारी देता है। वह उसे कुख्यात सार्वजनिक स्थल मेडालियन पार्क के बारे में और वहाँ होने वाली अजीब चीजों के बारे में बताता है। शहरी दंत कथाओं के अनुसार पार्क में एक सफेद संगमरमर की सीढ़ी देखी जा सकती है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कभी भी सीढ़ियों पर नहीं जाना चाहिए, और यह सिर्फ इसलिए नहीं कि बुजुर्ग लोग प्रवृत्ति रखते हैं। उस शाम एलिस और उसकी नशेड़ी बहन जो अपने नए किराए के घर की ओर गाड़ी चलाते हैं, वे जल्द ही वहां पहुंचते हैं और अपनी मकान मालकिन लुइस से मिलते हैं, जो पहले एक रिपोर्टर के रूप में काम करती थी। ये पता चलता है कि उसने अपने भाई के गायब होने के बाद नौकरी छोड़ दी थी। अब वह अकेली एक विशाल कॉटेज थीम वाले घर में रहती है जो टैक्सीडर्मी जानवरों से भरा हुआ है। अगले सुबह एलिस अपने कमरे में व्यायाम कर रही होती है जब उसे अचानक एक फोन कॉल आता है जो कि वह उसे उठाती है और अपनी माँ की आवाज सुनती है जो इस समय एक मानसिक अस्पताल में है। वह गरीब महिला अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगती है और एलिस से उसे ले जाने की विनती करती है। एलिस, जो अपनी माँ की विनती से स्पष्ट रूप से प्रभावित है, बिना कुछ कहे फोन बंद कर देती है। कुछ घंटों बाद नाथन एलिस को उनकी पहली क्लाइंट तानिया मार्कस और उनकी छोटी बेटी इसाबेल के पास ले जाते हैं। वह बताते हैं कि स्थानीय अधिकारी इसाबेल को घर से बाहर ले जा रहे हैं और चेतावनी देते हैं। अपने रास्ते में दोनों बूचर का ब्लॉक नामक एक मोहल्ले से गुजरते हैं। नाथन बताते हैं कि शहर का निर्माण मांस पैकिंग प्लांट्स के चारों ओर हुआ था जो एक अमीर व्यापारी जोसेफ के स्वामित्व में थे। पीच के नाम पर रखा गया नाम उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना जीवन मांस को समर्पित कर दिया। उसके कर्मचारी बुचर का ब्लॉक में रहते थे और सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक दिन जोसेफ अचानक गायब हो गया। इससे पूरे मोहल्ले में काम की कमी हो गई और अंततः इसे बंद कर दिया गया। नाथन एलिस को चेतावनी देते हैं कि यहाँ दिन या रात में कभी अकेले ना आए। थोड़ी देर बाद दोनों सामाजिक कार्यकर्ता मार्कस परिवार के घर पहुँचते हैं और अंदर जाते हैं। नाथन तानिया से बातचीत करते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि जब स्थानीय प्राधिकरण आए तो उनका विरोध न करें। कमरे में सभी से अनजान एक युवा गंजा बच्चे जैसा व्यक्ति एक छिद्र से उन्हें देख रहा है दीवार में। कुछ ही देर बाद एलिस इसाबेल के बेडरूम में जाती है और उसे फर्श पर बैठा हुआ पाती है। छोटी लड़की ने एक लाल वस्त्र पहना हुआ है जिस पर स्मार्ट माउथ का टैग लगा है। इसाबेल का दावा है कि उसने वह रोब मेडेलियन पार्क के खेल के मैदान में पाया था। वह यह भी बताती है कि जब उसे डर लगता है तो वह पार्क में एक बड़ी औरत जैसी पेड़ के नीचे छिप जाती है। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं, एलिस का ध्यान भंग हो जाता है जब वह दीवार में एक छेद देखती है। उसे वहाँ से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं तो वह अंदर झांकती है और तुरंत अपने सहकर्मी को बुलाती है। कुछ सेकंड बाद नाथन कमरे में आता है और एलिस उसे बताती है कि दीवार के अंदर कुछ है। वे इसे आगे जांचने वाले होते हैं, तभी अचानक शयन कक्ष का दरवाजा बंद होकर ताला लग जाता है। चीजें और भी अंधेरी हो जाती हैं क्योंकि जल्द ही वे तानिया की चीख सुनते हैं। भ्रमित और चिंतित नाथन दरवाजा तोड़ता है और वे लिविंग रूम की ओर भागते हैं। वे जगह जगह देखते हैं लेकिन माँ का कोई निशान नहीं होता। या इस अजीब मुठभेड़ के बाद दोनों सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस को बुलाते हैं। स्थानीय स्टेशन से प्रमुख अधिकारी ल्यूक वैंसिक अपने साथी के साथ जल्द ही घर पहुँचते हैं। समझ आती है कि तानिया अपनी बेटी को अधिकारियों की लड़की को ले जाने से पहले ही ले गई। ये स्पष्ट है कि अधिकारियों को इस मामले में कुछ बुरा नहीं दिखाई देता। उस रात एक बढ़ती चिंता में एलिस समझती है कि इसाबेल शायद अभी भी उसके घर में छिपी हो सकती है। वह जोई को इस मामले के बारे में बताती है और दोनों जल्दी से मार्कस के घर चले जाते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, बहनों का स्वागत दिमागी रूप से चुनौतीपूर्ण स्थानीय व्यक्ति द्वारा किया जाता है। एक महिला जिसका नाम डायने है, उसके हाथ खून से सने हुए हैं और वह एक कैंची पकड़ रही है। डायने बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़ती है और जोई की आंख में कैंची चुभाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे खींच लेती है और बहनें जल्दी से मार्कस के अंदर भाग जाती हैं परिवार के घर में छिपने के लिए। घर की अच्छी तरह से तलाशी लेने के बाद एलिस स्थानीय पार्क में उस महिला जैसे पेड़ को देखने का निर्णय लेती है। इस बीच जो पोर्च पर बैठकर सिगरेट जलाकर समय बिताती है। हालांकि थोड़ी देर बाद वह एक लाल वस्त्र में एक बच्चे को देखती है सड़क पर दौड़ रही है। जो अपनी बहन के द्वारा उस छोटी लड़की के वर्णन को याद करके सोचती है कि यह इजाबेल है। वह उसका पीछा करना शुरू करती है लेकिन बच्चा मेडलियन पार्क की ओर दौड़ पड़ता है। दूसरी ओर एलिस पहले ही पहुंच चुकी है। जिस पार्क में वह महिला के समान पेड़ देखती है वह बहुत बड़ा है और उसकी छाल पर एक महिला का डरावना रोता चेहरा बनाया हुआ है। वहाँ पास में एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी भी है जिसके अंदर बच्चों के खिलौने और एक कुल्हाड़ी है। एलिस झोपड़ी के आसपास देख रही होती है जब अचानक एक आदमी छाया से बाहर आता है। वह अपना नाम जोसेफ बताता है और कहता है उसका परिवार जो पूर्व में पार्क का मालिक था। एलिस कोई सवाल पूछ सके
उसके पहले ही बूढ़ा व्यक्ति विदा लेता है और चुपचाप चला जाता है। दूसरी ओर जोई बाल स्वरूप आकृति के पीछे पीछे मेडालियन पार्क में जाती है। वह उसके पीछे दौड़ती रहती है जब तक कि वे एक लंबी सफेद संगमरमर की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच जाते। तब आकृति मुड़ती है और हम देखते हैं कि वह खा रहा है। इसी स्मार्ट माउथ कहा जाता है और इसका चेहरा बच्चे जैसा फूला हुआ है, जिससे जोए हैरान हो जाती है। डर के मारे वह पीछे की ओर रेंगने लगती है और स्मार्ट माउथ उसके पास बढ़ने लगता है। हालांकि कुछ ही पलों बाद वह रुक जाता है जब पेस्टिलेंट गॉड के नाम से जाने जाने वाला एक विकृत आकृति सीढ़ियों के ऊपर प्रकट होता है। स्मार्ट माउथ फिर सीढ़ियों पर चढ़ता है और पेस्टिलेंट गॉड के साथ दरवाजे के अंदर चला जाता है। एक डरी हुई जोए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब वह उन्हें दोबारा खोलती है, अगली सुबह जोए मार्कस के घर लौटती है और वहाँ उसे एलिस इंतजार करती मिलती है। बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं और तुरंत अपने किराए के घर लौट आती हैं। वहाँ जोए स्पष्ट रूप से अपनी बहन को बताती है कि उसने पार्क में क्या देखा, लेकिन उसे नहीं पता कि यह उसके सिर के अंदर है या बाहर। फिर जोए अपनी चीजें पैक करती है और घोषणा करती है कि वह इस अभिशप्त शहर को हमेशा के लिए छोड़ने वाली है। एलिस उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जोई सूटकेस लेकर बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद एलिस लुइस के अध्ययन कक्ष में जाती है और तेज आवाज में बोलने के लिए माफी मांगती है। वह मकान मालकिन को बताती है कि उसकी बहन अभी अभी घर छोड़कर गई है, लेकिन कहती है कि जोई बातचीत को जारी रखने की कोशिश करते हुए एलिस अखबार की श्रृंखला के बारे में पूछती है। पास के नोटिस बोर्ड पर पिन की गई अखबार की कटिंग्स लुइस समझाती हैं कि ये उन विभिन्न लोगों की रिपोर्ट्स हैं जो शहर से गायब हो गए हैं हाल के वर्षों में। वास्तव में मकान मालिक को शक है कि एक परिवार इन सभी लोगों का अपहरण कर रहे हैं। वह बताती हैं कि पीच परिवार के लोगों के गायब होने की सूचना 1952 में दी गई थी, लेकिन लुइस को लगता है कि उनमें से कुछ अभी भी यहाँ हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। अचानक एलिस की नजर एक पुराने अखबार की कतरन पर पड़ती है, जहाँ उसे जोसेफ पीच की फोटो दिखाई देती है। उसकी पूरी दहशत के लिए वह महसूस करती है कि यह वही व्यक्ति है जिससे उसने पिछली रात बात की थी। दूसरी जगह जोसेफ एक बस स्टॉप पर जोए के पास जाता है और अपना परिचय देता है। यह स्पष्ट है कि उसके मन में कुछ संदिग्ध है। अगली सुबह एलिस अपनी मकान मालकिन को बताती है कि जो ने मेडलियन पार्क में कुछ डरावना देखा था, लेकिन क्या नहीं बताया। फिर दोनों उस स्थान की ओर जाते हैं और जल्द ही उस प्रतिष्ठान के बीच में एक खेल के मैदान पर पहुंचते हैं। वहाँ एलिस एक लाल लबादा पहने बच्चे जैसे आकृति को दूर भागते देखती है। वह सोचती है कि शायद ये इसाबेल है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है, अपनी मकान मालकिन को पूरी तरह से छोड़कर। थोड़ी देर बाद एलिस बच्चे को एक आदमी के पास जाते हुए देखती है जो 1950 के दशक की शैली का सूट पहने हुए है। वह सतर्कता से उनका पीछा करती है और एक अद्भुत दृश्य देखती है। कमरे के बीच में स्वतंत्र रूप से खड़ी एक लंबी संगमरमर की सीढ़ी। पार्क, बच्चा और आदमी सीढ़ियां चढ़कर अंत में एक दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं। भ्रमित और सदमे में एलिस सीढ़ियों की ओर बढ़ती है, लेकिन एक तीखी भनभनाहट उसे बेहोश कर देती है। कुछ समय बाद लुइस एलिस को जगाती है और दोनों घर लौटते हैं। उनकी पूरी हैरानी के लिए वे जोई को संग्रहालय में खड़े पाते हैं, जो एक विशेष रूप से 1950 के दशक की पोशाक पहने होती है। वह दावा करती है कि एलिस को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह ठीक हो गई है। इस बीच एक स्थानीय कबाड़ खाने के पास ल्यूक और उसकी साथी ड्यूटी पर हैं, जब अचानक डायने उनकी कार की हुड पर गिरती है। गरीब महिला का उत्पीड़न एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति कर रहा है जो 19 और 1950 के दशक की शैली का सूट। वह ऐसे बातें कर रहा है जैसे, हाँ देखो और इस पर एक नजर डालो स्वीट हार्ट। ल्यूक उसे जल्दी से जमीन पर पटक देता है, लेकिन वह आदमी अजीब तरह से हंसता रहता है। वह बताता है कि उसका नाम रॉबर्ट पीच है और वह ल्यूक के साथ एक विशेष परियोजना बनाने की योजना बना रहा है। फिर भी पुलिस अधिकारी रॉबर्ट को स्टेशन ले जाता है और उसे एक अन्य कैदी के साथ एक सेल में डाल देता है। फिर ल्यूक उस महिला को ढूंढने के लिए निकलता है जिसे पहले परेशान किया जा रहा था। दुर्भाग्यवश वह उसे नहीं ढूंढ पाता और वापस लौटने के लिए बाध्य हो जाता है और चौंकाने वाली घटनाओं के मोड़ में ल्यूक स्टेशन पर एक भयानक दृश्य देखता है। वह देखता है कि रॉबर्ट पूरी तरह नग्न होकर अपने साथी कैदी के जिगर का मजा लेते हुए खा रहा है। कुछ समय बाद अन्य अधिकारियों और मेडिक्स की एक टीम गंदगी साफ करती है। ल्यूक के पिता, जो पुलिस प्रमुख निकलते हैं, भी आते हैं और उसे सूचित करते हैं कि वे रॉबर्ट को मानसिक मूल्यांकन के लिए भेजने वाले हैं। हालांकि उस रात जब ल्यूक ड्यूटी के बाद घर लौट रहा होता है, वह कुछ संदिग्ध देखता है। प्रमुख के दो करीबी अधिकारी रॉबर्ट को एक सिविलियन कार की ओर ले जाते हैं। वह उन्हें मेडेलियन पार्क ले जाते हुए देखता है, जहाँ अधिकारी रॉबर्ट की हथकड़ी उतारते हैं, उसे बाहर निकालते हैं और चले जाते हैं। रॉबर्ट पार्क में ऐसे चलता है जैसे कुछ हुआ ही न हो और उत्सुक ल्यूक उसका पीछा करता है। वह जल्दी ही खेल के मैदान में पहुंचता है और देखता है कि रॉबर्ट एक लंबी संगमरमर की सीढ़ी की ओर जा रहा है। इस बीच उनके घर में लुइस और एलिस बातचीत कर रहे हैं। जब वे सुनते हैं कि गलियारे में कुछ टूट गया है, वे जल्दी से उस स्थान पर जाते हैं। केवल मेज पर एक लिफाफा पाते हैं। एलिस उसे खोलती है और हम देखते हैं कि यह पीच परिवार से एक निमंत्रण है। उसे डिनर और ड्रिंक्स के लिए प्लेग्राउंड में आमंत्रित किया गया है। आधी रात को लुइस और एलिस बताए गए स्थान पर पहुंचते हैं और वहाँ एक भोजन की मेज सजी हुई पाते हैं। जोसेफ वहाँ बैठे हैं और महिलाओं को उनके और दूसरों के साथ शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। वहाँ कई मांस के व्यंजन हैं, बर्तन सजे हुए हैं
और उनके आसपास अचानक एक घर उभर आता है। लगभग तुरंत ही लुइस उन लोगों को पीच परिवार के सदस्य के रूप में पहचान लेती है। परिवार के मुखिया जोसेफ, बड़े बेटे रॉबर्ट, उसकी पत्नी काटी, उसके विशाल मित्र जेम्स, उसका भाई एल्डूस, उनकी दादी रूथ और जोसेफ की पत्नी एवलिन। इन सब से बेफिक्र एलिस पूछती है कि जॉय के साथ क्या हुआ, लेकिन जोसेफ सिर्फ मुस्कुराता है। फिर अचानक एक तेज हवा के झोंके से मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और परिवार गायब हो जाता है। एक जड़वत एलिस अब खुद को जोसेफ के साथ अकेले टेबल पर बैठा पाती है। वह उसे आश्वासन देता है कि कोई दर्द नहीं होगा। फिर वह एक ड्रिलिंग उपकरण निकालता है और एलिस की खोपड़ी में छेद करता है। खून उसके चेहरे पर बह जाता है जब जोसेफ उसे एक आईना देता है और कहता है कि वह देखे। अपनी पूर्ण भयावहता में एलिस देखती है कि उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा गायब है और वह अंदर झांक सकती है। ये इस बीच जोसेफ शांतिपूर्वक उसके मस्तिष्क में जांच करता है और एक डरावना मिनी मानव पाता है, एक राक्षस जिसका नाम मिस्टर सिजोफ्रेनिया है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर यह जाग गया तो एलिस मानसिक रूप से परेशान हो जाएगी, बिल्कुल अपनी माँ और बहन की तरह। फिर भी जोसेफ एलिस को सीढ़ियां चढ़कर परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। वह कहता है कि वह और उसकी बहन उसे अपनी बेटियों की याद दिलाते हैं और फिर हवा में गायब हो जाता है। उसी समय लकवा खत्म हो जाता है और एलिस पता चलता है कि उसकी खोपड़ी पूरी है। वह खेल के मैदान के बीच में मेज पर बैठी है और हर कोई, लेकिन लुइस जा चुकी है। उसके सामने कीड़े लगे हुए कटे हुए शरीर के अंग हैं, जिनमें से एक तानिया का कटा हुआ सिर है। उसके बाद दोनों महिलाएं मेज से भाग जाती हैं और अपनी आत्मा उगल देती हैं। जब वे पीछे मुड़ती हैं तो मेज, मानव मांस और यहाँ तक कि घर भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए हैं। घर में जॉय बाथटब में है जब जोसेफ अचानक वहाँ प्रकट होता है। टब के किनारे पर बैठा हुआ वह जॉय को आश्वस्त करता है कि वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसे खाने पर बेहतर महसूस होगा। जब एलिस और लुइस पार्क से बाहर निकल रहे होते हैं तो उन्हें ल्यूक मिलता है जो उस इलाके की जांच कर रहा है। वह खुले तौर पर स्वीकार करता है कि उसने कल रात एक अपराधी को लंबे संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ते देखा था। हालांकि एलिस, जो पहले से ही काफी परेशान है, इस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं लेती और वहां से चली जाती है। जब महिलाएं घर पहुंचती हैं तो वे पाती हैं कि एलिस का सहकर्मी नाथन उनका इंतजार कर रहा है। वह कहता है कि उसने काम मिस कर दिया है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करती है और अंदर चली जाती है। फिर एलिस अपनी बहन के पास भागती है जो मेहमान कमरे में आराम कर रही लगती है। गर्म मौसम के बावजूद जॉय ने चादर और कंबल ओढ़ रखे हैं जो एलिस के मन में संदेह पैदा करता है। वह उन्हें नीचे खींचती है और पाती है कि जॉय की टांग से बहुत ज्यादा। दृश्य अचानक बाद में बदलता है और हम देखते हैं कि जो को एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। एलिस उसके बिस्तर के पास है जबकि नथान और मकान मालकिन कमरे के दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। तभी लुइस को ल्यूक से फोन आता है जो उनसे तुरंत मिलना चाहता है। पता चलता है कि वह भी कुछ आधिकारिक काम पर अस्पताल आया है और फिलहाल कैंटीन में है। इस प्रकार लुइस और नाथन नीचे पुलिस अधिकारी से मिलने जाते हैं। थोड़ी देर बाद यह जोड़ी अस्पताल की कैफेटेरिया में ल्यूक से मिलती है और वह खुलने लगता है। वह समझाता है कि उसके पिता के आदमियों ने पिछली रात मेडलियन पार्क में एक हत्यारे को रिहा कर दिया। वह अपराधी बाद में एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ा और एक बूढ़े आदमी के साथ दरवाजे के पीछे गायब हो गया। जैसे ही वे चर्चा कर रहे होते हैं, रॉबर्ट कैफेटेरिया के ठीक बाहर पहुंचता है। वह उन्हें देखता है लेकिन ऐसे दूर नाचता है जैसे कुछ अजीब नहीं हो रहा हो। ल्यूक इस दृश्य को देखकर स्तब्ध है, इसलिए वह अपनी बंदूक निकालता है और तुरंत ही मनोरोगी अपराधी के पीछे जाता है। ऊपर एलिस और जॉय की हालत के बारे में बातचीत कर रही हैं। वह यह बताने से इनकार करती है कि उसकी टांग में बड़े घाव का कारण क्या है, लेकिन एक फ्लैशबैक के माध्यम से हम देखते हैं कि जॉय ने अपनी जांघों में काटा, अपनी ही मांस का एक टुकड़ा निकाला और डरते हुए उसे खा लिया। दूसरी ओर ल्यूक, लुइस और नाथन अस्पताल में रॉबर्ट को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वे अपराधी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। रॉबर्ट जल्दी से नाथन को समूह से अलग करता है और उसकी गला काट देता है। क्रोधित ल्यूक फिर अपनी बंदूक अपराधी पर तानता है और उसे जमीन पर लेटने का आदेश देता है। हैरानी की बात है कि रॉबर्ट, दूसरी ओर एलिस भी हर तरह की दृश्य देखने लगी है। वह अस्पताल की फार्मेसी की ओर दौड़ती है और बेंजो की खोज करने की कोशिश करती है। बेंजोडाइजेपाइन द्वारा एक दवा जिसमें आराम की विशेषताएं हैं, वह जल्द ही लौटती है। केवल यह पता चलता है कि उसकी बहन गायब है। इसके बजाय बिस्तर पर जोसेफ का एक नोट है जिसमें लिखा है कि जॉय ऊपर चली गई है और एलिस से उसकी बहन के साथ जुड़ने का आग्रह किया गया है। इस बीच ल्यूक रॉबर्ट को पिछली सीट पर लेकर पुलिस स्टेशन की ओर जाता है। अपराधी सीटी बजाता है और शांत रहता है जैसे कि उसने अभी अभी एक और इंसान की हत्या नहीं की हो। यह ल्यूक को बर्दाश्त के बाहर कर देता है और वह एक कट्टर कदम उठाने का फैसला करता है। वह बंदूक निकालता है और रॉबर्ट के सीने में कई बार गोली मारता है। दूसरी तरफ एलिस अपनी बहन की तलाश में खेल के मैदान पर पहुंच गई है। उसे जल्द ही वह मिल जाता है जिसकी वह तलाश कर रही है। वह देखती है कि जोसेफ जॉय को सीढ़ियों से ऊपर और अंत के दरवाजे से ले जा रहा है। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण एलिस खुद सीढ़ियां चढ़ती है और दरवाजा खोलती है और एपिसोड एक क्लिफहैंगर पर समाप्त होता है।